हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों? कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आप लोग जीवित हैं ठीक ठाक? कल सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आया, तो नोटिफिकेशन देख के आपको प्राण में प्राण तो आगे होंगे भाई। मजा आया ना? खूब मजा ले रहे हो। हाँ, शुरू करें प्यारे भाई। तो हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे। कल क्लास नहीं ले पाए थे क्योंकि कल हम कैरबिल ऑफिस गए थे ना, तो इस वजह से हम क्लास नहीं ले पाए थे। ब्लर आ रही है? ब्लर नहीं है, एकदम ठीक है। अब सीएचएसएल में भी टीयर 2 हो रहा है। मतलब सीएचएसएल इक्वल टू सीजीएल हो चुका है, ये मान लो। सीएचएसएल और सीजीएल में कोई फर्क नहीं है, ना सिलेबस में ना पैटर्न में, बस 5-10% का फर्क है। और बस इतना है कि सीएचएसएल से आप 12th बाद पेपर दे सकते हैं और सीजीएल का पेपर आप ग्रेजुएशन होने के बाद ही दे सकते हैं, और इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। इवन सीएचएसएल का जो प्री का पेपर था ना बच्चों, वो हमेशा सीजीएल के प्री के पेपर से अच्छा आता था। हमेशा, मैं पहले ही कहता हूं कि सीएचएसएल जो क्वेश्चन है वो सीजीएल के पेपर से अच्छे होते हैं। और ये बात मेंस में भी होगी, तो सीएचएसएल का जो लेवल है वो सीजीएल से ज्यादा बढ़िया है। तो सीएचएसएल और सीजीएल में अब कोई फर्क नहीं है। ये बात तो मैंने आपको पहले ही बोल दी थी कि सीएचएसएल का पैटर्न कंफर्म होगा, याद है आप लोगों को? हाँ, सैलरी में डिफरेंस है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। सैलरी में डिफरेंस है। हाँ, डिस्क्रिप्टिव खत्म हुआ, ये बात एकदम ठीक हुई। हाँ जी विशाल, वेरी गुड इवनिंग। शुरू करते दोस्तों आज की कहानी। तो हाइट एंड डिस्टेंस हम पढ़ रहे हैं, 18 सवाल कर चुके हैं। 19वां सवाल। फ्रॉम ए पॉइंट पी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर इज सच दैट टेंजेंट इज 3/4 on walking 560 meter towards the tower, the tangent to the angle of elevation of the tower becomes 4/3. What is the height of tower? बहुत अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भी, कौन करेगा? टेंजेंट आप समझते हैं भाई? जैसे मेरे प्यारे भाई, ये टावर है, ध्यान समझिए कि टावर है। तो टावर के नजदीक एक पॉइंट पी है, और इस प्रकार से कि उससे टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल जो है उसका टेंजेंट 3/4 है। ये टावर है मेरे दोस्तों, और ये मेरे दोस्तों है पॉइंट पी, है ना? और पॉइंट पी से ये जो टावर है, टावर के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है, ये मान लिया थीटा है। इस प्रकार है कि टेन थीटा 3/4 है ना? इस टेंजेंट जो है, अभी एलिवेशन एंगल इस प्रकार है कि उसके टेंजेंट की वैल्यू 3/4 है। अब टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। मतलब अगर ये लेंथ 3 यूनिट है, तो ये लेंथ पूरी कितनी है? 4 यूनिट है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात, समझ में आ गई। अब क्या बोला है? अब ये बोला है कि 560 मीटर टावर की ओर चलने पर, टावर की ओर कितनी दूरी चले? 560 मीटर। टावर की ओर कितनी दूरी चले आप लोग? 560 मीटर चलने पर सपोज अब आप यहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए मेरे दोस्तों, यहां पर पॉइंट क्यू पे। अब पॉइंट क्यू से टावर के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है, उसका टेंजेंट 4/3 हो जाता है। पॉइंट क्यू से टावर के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है, उसके टेंजेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है? उसका टेन कितना हो जाता है? 4/3। तो पॉइंट क्यू से सपोज टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल ये अल्फा है, और इसके टेंजेंट की जो वैल्यू है मेरे प्यारे भी, वो कितनी है? तो आप कहोगे सर 4/3 है, 4/3। मतलब अगर टावर की लंबाई 4 है मेरे प्यारे भी, टावर की लंबाई 4 है, तो ये बेस कितना है? 3। परपेंडिकुलर से बेस का रेशियो कितना है? 4/3। टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे बेस 4/3। आपसे पूछा है टावर की हाइट क्या है, तो बेटा ये सवाल ना एक रेशियो का है। आपके सामने दो अलग अलग रेशियो दिए गए हैं, दो अलग अलग रेशियो दिए गए हैं। और ये अगर ये 3 है मेरे प्यारे भाई, तो पूरी लेंथ कितनी है मेरे दोस्तों? 4 है, 4। अबे ये 4 यूनिट है, तो ये कितना है? 3। दो अलग अलग रेशियो है भाई, दोनों ही रेशियो में 3 और 4 तो कॉमन है। ये टावर की हाइट तो सेम होनी चाहिए ना। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है बच्चों? 12। 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। तो मेरे प्यारे भाई इसको 12 बनाना होगा, 12। इस 3 को 12 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? 3 को 12 बनाने के लिए आपको 4 से गुणा होगी, 4 से गुणा, तो 4 तिया 12,
और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 4 चौक 16। अभी यहाँ पे आपको 4 से गुणा करनी होगी, 4 तिया 12 और ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 4 चौक 16। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और यहां पे मेरे प्यारे भाई इसको 12 बनाने के लिए आपको 3 से गुणा करनी होगी। अभी 3 से गुणा करेंगे तो 3 चौक 12, अभी 3 चौक 12, ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9। आप बोलोगे हाँ जी सर ये 3 तिया 9 हो जाएगा। यस सर नो, आप बोलोगे हाँ जी सर। भैया दो अलग अलग रेशियो है, दोनों में टावर की हाइट सेम होनी चाहिए ना, तो टावर की हाइट को सेम कर लो। ठीक है भाई, ये रेशियो कितना होना था, 3:4, 3:4। ये रेशियो कितना होना था, 4:3। तो टावर की हाइट तो सेम है, तो 3 और 4 को मैंने इक्वल इक्वल कर लिया है ना। यहां टावर की हाइट 3 आ रही है, 4 आ रही है, तो 3 और 4 को इक्वल इक्वल कर लिया। 12 बनाने के लिए यहां 4 से गुणा कर दी, या 3 से गुणा कर दी। तो मेरे प्यार भी पूरी लेंथ कितनी आएगी, 16। ये लेंथ कितनी है, 9। कोई पढ़ने को तैयार है ही नहीं। ये लेंथ है पूरी 16, ये कितनी बची, 9 है। तो ये बताओ ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। आप बोलोगे जी सर पूरी लेंथ 16 है, ये 9 यूनिट है, तो कितना बचेगा, 7। 16 में से 9 घटाएंगे, 7 यूनिट। 7 की वैल्यू 560 मीटर है, कितने गुना, 80 गुना, 80 टाइम्स। तो टावर की हाइट पूछा है 12, तो 12 की वैल्यू भी 80 गुना होगी, 12 8 96, 960 मीटर, 960 मीटर। तो टावर की जो हाइट होगी बी ऑप्शन 960 मीटर होगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही बेहतरीन सवाल था बच्चों ये है भाई। ये सवाल एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये एज इट इज मेंस के पेपर में आ चुका है, आईसीआर के पेपर में भी आ चुका है। अगला सवाल ये बताइएगा मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 20। बहुत प्यारे प्यारे सवाल है, यहां से आपकी बुद्धि खुलेगी इन क्वेश्चन को करने की। करो दोस्त। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर के टॉप से मेरे दोस्तों, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर the angle of elevation of top of a building is 60 degree and the angle of depression of foot of the building is theta such that tan theta equal to 3/4. What is the height of tower to the nearest meters if building is 273 meter high? ध्यान समझिएगा। देखिए बिल्डिंग की ऊंचाई 273 मीटर दी है, टावर की ऊंचाई आपसे पूछी है। टावर की ऊंचाई की ऑप्शन 273 से कम है, तो आप देखते ही समझ जाया करो कि टावर छोटा होगा, बिल्डिंग ऊंची होगी। तो मेरे दोस्तों ये आपका टावर है और ये है आपकी बिल्डिंग, ये आपकी बिल्डिंग है और ये दोनों सेम ही बेस आधार पे बने होंगे। बिल्डिंग की जो हाइट है वो 273 मीटर है, बिल्डिंग की जो ऊंचाई है 273 मीटर है। अब सवाल की लैंग्वेज को ढंग से पढ़ो। एक टावर के टॉप से बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री हुआ, टावर का टॉप। एक टावर के टॉप से ये रहा बिल्डिंग का टॉप, बिल्डिंग के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है 60 डिग्री है। तो टावर के टॉप से मेरे प्यारे भाई ये जो हमारी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है स्टूडेंट ये कितना है, ये 60 डिग्री है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। टावर के टॉप से बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है, ठीक। और बिल्डिंग के फुट का डिप्रेशन एंगल, इसी टावर के टॉप से ये रहा बिल्डिंग, ये टावर का टॉप है मेरे दोस्तों, टावर है। टावर के टॉप से ये रही बिल्डिंग, बिल्डिंग का फुट, ये बिल्डिंग के फुट का डिप्रेशन एंगल थीटा है। तो टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट को देखेंगे, डिप्रेशन एंगल थीटा है, तो डिप्रेशन एंगल कौन सा बनेगा, अभी टावर का टॉप ये है, बिल्डिंग के फुट को देखेंगे तो डिप्रेशन एंगल ये एंगल बनेगा ना थीटा, ये एंगल थीटा है भाई साहब, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, मैंने आपको समझाया है अभी। टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट को देख रहे हैं तो ये वाला एंगल बनेगा डिप्रेशन एंगल थीटा, ये डिप्रेशन एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। मुझे इसकी जरूरत पड़ती है सॉल्व करने के लिए, ठीक। हाइट एंड डिस्टेंस केवल शीट कर लें तो हो जाएगा, पीवाईक्यू भी करें, हाइट एंड डिस्टेंस सीट भी आप सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा, क्योंकि इसमें सीट में हर वैरायटी का क्वेश्चन है। ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर। सवाल में दिया टेन थीटा की लंबाई, टेन थीटा के लिए 3/4 है, तो आपसे पूछा टावर की हाइट, तो आपको समझ में आ गया। चित्र बनाना सीखना बहुत जरूरी है, वो धीरे धीरे आप सीखोगे, जैसे जैसे सवाल आए वैसे वैसे उसको चित्र की भाषा में डालो। सवाल में टेन थीटा 3/4 दिया, क्या मतलब है भाई, छोटे वाले राइट एंगल को देखो, टेन थीटा 3/4, थीटा के सामने अगर 3 है परपेंडिकुलर तो 4 ये बेस है ना, परपेंडिकुलर से बेस का जो रेशियो 3/4 आ गया। आप बोलोगे जी सर भाई साहब ये 4 है तो ये भी 4 ही होगा, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही,
आमने सामने की साइड्स है ना, आप बोलोगे हाँ। अब इस ऊपर वाले छोटे से राइट एंगल को देखो ध्यान से, तो आप क्या कह सकते हो मेरे दोस्तों, ये 30 डिग्री है, ये 90 है, ये 30 है, 60 है। 30 के सामने 4 है, अगर 30 डिग्री के सामने 4 है तो 60 डिग्री के सामने कितना होगा, 4√3। आप बोलोगे हाँ सर 4√3 होगा, 4√3 होगा। 30 के सामने 4 है तो 60 डिग्री के सामने कितना होगा, 4√3। ये टावर की हाइट कितने, 3, तो ये लेंथ भी कितनी होगी दोस्तों, 3। आप बोलोगे जी सर ये लेंथ भी 3 होगी, ये अगर 3 है तो ये भी कितना आएगा, 3 आएगा। तो बता टोटल लेंथ कितनी आ गई, बिल्डिंग की टोटल हाइट कितनी आ गई, तो बिल्डिंग की टोटल हाइट आ गई ये 4√3 + 3। बिल्डिंग की टोटल हाइट आ गई 4√3 + 3 यूनिट, यही आ गया। और सवाल में इसकी वैल्यू 273 मीटर दी हुई है, 273 मीटर। आप बोलोगे जी सर तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई बटे 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4√3 + 3। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। सवाल में पूछा टावर की हाइट, टावर की हाइट मतलब 3 यूनिट की वैल्यू, तो 3 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है आपको, तो यहां से मल्टीप्लाई आपको कितना करना होगा, 3 करना होगा मेरे दोस्तों, तो टावर की हाइट आएगी। अब इस सवाल के आंसर अप्रोक्स हैं, तो नीचे अंडर रूट नहीं छोड़ना है आपको, पहले इसका रेशनलाइजेशन करना है, परिमेयकरण, ठीक है ना। तो रेशनलाइजेशन करने का क्या मतलब है, नीचे 4√3 + 3 है, ऊपर नीचे 4√3 - 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4√3 - 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे a + b a - b कितना हो गया भाई, 16 तिया 48 - 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 39, नीचे 39 हो गया मेरे प्यारे भाई, 39। 4√3 + 3, 4√3 - 3, a + b a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर 39 हो गया। और तो 39 से कितनी बार जाएगा, ये 7 बार चला गया, 7 टाइम्स। आप बोलोगे हाँ जी सर कोई तकलीफ नहीं है, तो 7 तिया 21, 21 इंटू 4√3 - 3। आप बोलोगे हाँ जी सर 4√3 - 3, ये आ गया मेरे प्यारे भाई। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। अंकित कह रहे हैं अर्थमेटिक इसके बाद, बेटा अंकित जो अभी बच्चे सीजल प्री का पेपर दे के आ रहे हैं ना, उनसे जरा पूछेगा बेटा ट्रिग्नोमेट्री के कितने सवाल आ रहे, 4 सवाल ट्रिग्नोमेट्री के आ रहे हैं, 25 में से कचरा है, और अर्थमेटिक के 8 चैप्टर से 4 सवाल नहीं आ रहे। सब कुछ पढ़ना है यार, हद होती है। एडवांस मैथ से वाला कितने दूर भागते हैं कि जैसे उनको काटने को दौड़ रहा हो, और ये अपनी सड़ी बुद्धि में डालो कि बिना एडवांस मैथ पढ़े नौकरी नहीं लग सकती। 3 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी थी, आ गया 21 इंटू 4√3 - 3। कुछ बच्चे करे 3 का मल्टीपल चेक कर लेंगे, यूनिट जीट वगैरह ये सब नहीं करना है यहां पर। इस सवाल के जो आंसर है, जहां √3 आ रहा है तो इस सवाल का आंसर एग्जैक्ट आ ही नहीं सकता। इस सवाल का जो आंसर है अप्रोक्स है, और जब सवाल का आंसर अप्रोक्स में होता है तो ना यूनिट डिजिट लगाएंगे ना डिजिटल सम लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे, यहां पे आपको अप्रोक्स कैलकुलेशन करनी है। ओके, √3 की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्स कितनी होती है, √3 की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्स लगभग एक अपरिमेय संख्या है, 1.732 है ना, 1.732। तो 1.732 का 4 गुना अगर मैं करूंगा तो 17 चौक 68 और 168 6.928 आएगा, यही आएगा 6.928 4 गुना, और उसमें से 3 घटाएंगे तो 3.928, तो 21 गुणा 3.928 यही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आएगा, तो 21 चौक 84 84, यानी कि 84 से कम आएगा मेरे दोस्तों, ये आंसर नहीं हो सकता। अब इतना कम भी नहीं आ सकता, 2 ऑप्शन बचे, या तो सी ऑप्शन है या डी ऑप्शन है। अब 21 चौक 84 मेरे दोस्तों कितना कम है, ये 0.1 भी कम नहीं है मेरे दोस्तों, 0.1। अगर 0.1 क्या होता है, अगर 0.1 देखूं तो 2.1 भी मेरे दोस्तों कम नहीं होगा 84 से। तो इसका मतलब मेरे दोस्तों डी ऑप्शन भी यहां पे नहीं आने वाला है आंसर। इस सवाल का जो आंसर है वो सी ऑप्शन आएगा। 3.9 से भी अगर 21 में गुणा करते, 3.9 से भी, तो 21 या 63, 84 से 2.1 कम करते, ये तो 3.928 है, यानी कि सी ऑप्शन विड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसे करनी है आपको कैलकुलेशन, समझ में आया।
यहां यूनिट जीट या डिजिटल सम या तीन का मल्टीपल फल्टीपल चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे चलेंगे, अगला सवाल ये बताओ जल्दी से। सवाल नंबर है आपके सामने 21, जल्दी करो। अब बेटा प्री का ही पूछा हुआ सवाल है, वो सीपीओ का 2020 का। फ्रॉम द टॉप ऑफ 135 मीटर लॉन्ग टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन द सेम साइड of the base of tower on level ground is theta and phi such that tan theta is 3/4 and sin phi equal to 5 by root 89. What the distance between P and Q? P और Q के बीच की दूरी क्या है? बहुत ही बेसिक सवाल है, मुझे लगता है कि आप ये सवाल कर लोगे। भाई एक टावर है, ये टावर कितना ऊंचा है? ये टावर है, टावर 135 मीटर ऊंचा है। ये दो पॉइंट है P और Q जो टावर के एक ही तरफ है, तो दो पॉइंट है मेरे दोस्तों यहां पर। पी और क्यू नाम के दो पॉइंट हैं जो टावर के एक ही ओर स्थित हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। और टावर के जो है, इस टावर से इन दोनों पॉइंट के डिप्रेशन एंगल थीटा और फाई है। तो पॉइंट पी और क्यू के पहले पॉइंट पी बोला है, बाद में पॉइंट क्यू बोला है, तो पी को नजदीक बनाएंगे, क्यू को दूर बनाएंगे, तरीके होते हैं। अब टावर से देखेंगे पॉइंट पी का डिप्रेशन एंगल थीटा है। हालांकि डिप्रेशन एंगल ये होता है थीटा, ये थीटा होता है, लेकिन ये एंगल भी तो थीटा होगा। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई ये एंगल कितना होगा? ये फाई होगा। आप बोलोगे जी टेन थीटा 3/4 है। टेन थीटा 3/4 है, इसका मतलब ये रेशियो परपेंडिकुलर से बेस का 3:4 है। ठीक है। साइन फाइव 5/√89 है। साइन फाइव 5/√89। साइन की जरूरत नहीं है, जरूरत किसकी है? टेन की। टेन फाइव कितना आएगा भाई? टेन होता है परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर तो 5 है, बेस कितना आएगा? बेस आएगा √89 में से पाइथागोरस लगाएंगे, 89 - 25 64, 64 का √8। तो टेन फाइव कितना आ जाएगा यहां से? 5/8 आ गया। तो टेन फाइव की जो वैल्यू है 5/8 है, मतलब ये लेंथ अगर 5 है तो पूरी जो लेंथ है यहां से यहां तक की कितनी है? 8। ठीक, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो आपके सामने दो अलग अलग रेशियो, ये रेशियो 3:4 है, ये रेशियो 5:8 है, अलग अलग रेशियो आ गए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है भाई, यहां पे टावर तो सेम है ना, 3 और 5 को सेम होना चाहिए, 15-15। 3 और 5 को सेम बनाने के लिए, 15-15 करने के लिए यहां 3 और 4 को 15-15 करना है ना, 3-5 का एलसीएम या 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 तिया 15, 5 चौक 20 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर हो जाएगा। ये 5 तिया 15 मेरे प्यारे भाई, ये हो जाएगा 5 चौक 20। अब यहां इसको 15 बनाने के लिए 5 है ना, 15 बनाने के लिए 3 से गुणा होगी, 3 पंजे 15, ये कितना हो जाएगा? 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर 24। बात समझ में आई? ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई ये 24 है, ये लेंथ 20 है, तो ये कितना बचेगा? 4 बचेगा। आपको पी क्यू के बीच की दूरी निकालनी है 4। आप बोलोगे जी सर 4 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। टावर कितना ऊंचा था? 135 मीटर ऊंचा था। तो टावर की जो ऊंचाई है आपको 135 मीटर दी हुई है। तो सवाल में 15 यूनिट केवल 135 मीटर दी है, 9 गुना 15 निम्न 135, तो 4 की वैल्यू भी 9 गुना होगी, 4 नाम 36 मीटर। तो पॉइंट पी और क्यू के बीच की जो दूरी होगी वो 36 मीटर होगी। सी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। बहुत ही बेसिक सवाल था। नहीं अमन, आगे चलते हैं। ये सवाल करके बताओ आप सभी लोग। सवाल नंबर है 22, जवाब देंगे स्टूडेंट्स। आज मैंने यार ऐसे रेस्टोरेंट से घटिया सी सब्जी मांगा के खा ली। गुरुजी 8 कहां से बेटा? साइन फाई अगर 5/√89 है तो टेन फाई कितना आएगा? यार साइन फाई 5/√89 है तो टेन फाई का मान नहीं निकाल सकते तुम लोग? अरे भाई ये पूरी लेंथ 24 है, ये 20 है, तो ये कितना बचेगा? 24 में से 20 घटाओगे 4। तो आप इनको कैसे करते हैं? किसका आपने रेशियो नहीं पढ़ा बेटा मनीषा? टावर भैया यहां पे ना टेन थीटा 3/4 है, टेन फाइव 5/8 है। टेन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बटे बेस। तो यहां पे दो अलग अलग एंगल आपको दे रखे, थीटा फाइव।
दोनों में परपेंडिकुलर क्या है, टावर। टावर की लेंथ होनी चाहिए सेम। यहाँ टावर की लेंथ, यहाँ परपेंडिकुलर 3 है, यहाँ परपेंडिकुलर 5 है, तो 3 और 5 को सेम करना होगा, क्योंकि टावर की लंबाई तो सेम ही होनी चाहिए ना, ये तो रेशियो अलग अलग। तो 3 और 5 का एलसीएम होता है 15। 15 बनाने के लिए मैंने यहां से 5 से गुणा कर दी इस पूरे रेशियो में। यहां 15 बनाने के लिए मैंने 3 से गुणा कर दी पूरे रेशियो में, 3 से। इतनी में बुद्धि नहीं है, बेच खाइए क्या बुद्धि। तो ये हो गया 15/20, ये 15/20 हो गया, देखो टेन थीटा। टेन फाइव हो गया 15/24, ये देखो 15/24 हो गया, 15/24। तो दोनों में टावर की लेंथ को सेम कर लेना 15। सर 135 कैसे आया, अरे सुरती 135 मीटर ऊंचा टावर दे तो रखा है सवाल में। हे प्रभु, जब कोई डाउट आया करे तो सवाल पढ़ लिया करो, हे देवी मैया। है 15 के लिए 135 मीटर है 9 गुना, तो 4 की वैल्यू भी 9 गुना होगी, 36 मीटर। आगे चलेंगे, अगला सवाल 22 नंबर करो जल्दी से। 10 बनाना जरूरी है क्या बेटा, आपको परपेंडिकुलर बेस में रिश्ता चाहिए, हाइपोटिनस की जरूरत है ही नहीं, तो 10 ही तो निकालोगे। नेहरू प्लेस पे मिल जाएगा भाई लैपटॉप।
जी, ए लेडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल सच दैट इट जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ द वॉल। है भाई, एक सीढ़ी को दीवार के सहारे इस प्रकार रखा गया है कि यह दीवार के शीर्ष पर पहुंचती है। सीढ़ी का जो पैर है वो दीवार से 6 मीटर की दूरी पर है। सीढ़ी का जो बेस है वो दीवार, सीढ़ी के बेस से दीवार के टॉप का एलिवेशन एंगल 15 डिग्री है। तो आपसे पूछे सीढ़ी की लंबाई क्या होगी, तो इससे आसान क्या होगा, जैसे भाई मैंने आपको 15 डिग्री का तो समझा दिया ना। जैसे दोस्त आपकी ये दीवार है, ठीक है, और ये होगी यहां पे जमीन, तो दीवार के सहारे सीढ़ी टिकाई गई है। तो दीवार के सहारे सीढ़ी टिकाई गई, आप बोलोगे जी सर, और ये जो सीढ़ी है, सीढ़ी के फुट से दीवार के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है 15 डिग्री है। सवाल में ये बोला गया है, सवाल में ये भी कहा गया है कि सीढ़ी का जो फुट है, ये सीढ़ी का फुट हो गया, ये दीवार से कितनी दूरी पर है, 6 मीटर की दूरी पे है ना। कुछ लोगों का डाउट आएगा, सर हमें कैसे पता चलेगा, यही फुट है। अरे बेटा, फुट मतलब पैर, सीढ़ी का पैर यही है ना नीचे। दीवार से कितनी दूरी पर है, 6 मीटर की दूरी पर है। आपसे पूछिए सीढ़ी की लंबाई क्या होगी, जवाब दो जल्दी से, क्या होगा सीढ़ी की लंबाई, ये निकालना है आपको। तो कल 15 75 90 आपको समझाया था, ये 15 डिग्री है दोस्त, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना आएगा 75 डिग्री। 15 डिग्री के सामने अगर √3 - 1 है, 15 डिग्री के सामने √3 - 1, तो 75 डिग्री के सामने होता है √3 + 1, √3 + 1, और 90 डिग्री के सामने होता है 2√2 यूनिट। ये रेशियो है। 15 डिग्री के सामने √3 - 1। अब देखो इसकी जरूरत है ही नहीं, 15 डिग्री के सामने की जरूरत है ही नहीं, जिसकी जरूरत है केवल उसमें काम करो, बाकी को इग्नोर कर दो। तो 15 डिग्री के सामने √3 - 1 है, तो 75 डिग्री के सामने √3 + 1, 90 के सामने होगा 2√2। ठीक है भाई, तो √3 + 1 की जो वैल्यू है वो 6 मीटर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 6/√3 + 1, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। आपसे 2√2 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो मल्टीप्लाई बाई 2√2 मीटर ये आएगा। आप बोलोगे हाँ जी। ऊपर नीचे क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 - 1 से गुणा करेंगे, √3 - 1 से, √3 - 1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो आपको पता है कि नीचे बनेगा जी 2, √3 + 1, √3 - 1 2, 2 से 2 कट जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो यानी कि आएगा 6√2 इंटू √3 - 1। बोलो बात समझ में आ गई। अरे भैया कुछ तो दिमाग लगा लिया करो, हर चीज बालकों की तरह लिख लिख के बताऊंगा, बुड्ढे हो चुके हो तुम। √3 - 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, सवाल समाप्त, ठीक है ना। तो सवाल का आंसर क्या आ गया, 6√6 - 6√2, बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। पेपर का पूछा हुआ सवाल है, अंदर गुणा करेंगे ना 6√2 की, तो 6√6 - 6√2 मीटर, ये आपके सीढ़ी की लंबाई होगी जी। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बिल्कुल बेसिक सा सवाल था, सभी बच्चे कर पा रहे हैं। यस सर नो, जवाब दो, समझ गए। केवल रेशनलाइजेशन करना था, इसमें परिमेयकरण। हाँ जी विनय, कॉस 15 डिग्री से भी कर सकते हैं बेटा, वेरी गुड विनय। आगे चलेंगे, अगला सवाल जी। नेक्स्ट कंसेप्ट मैं आपके सामने समझाना चाहता हूं, मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा। पेपर में ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्री के पेपर और मेंस के पेपर में आते हैं, वो स्टैंडर्ड ट्रायंगल पे फिक्स होते हैं। स्टैंडर्ड ट्रायंगल पे, उन स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स को आप समझ ले तो आपका समय और काम बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मैं आपको समझाने के लिए बनाता हूं, मेरे दोस्तों समझने की कोशिश करेगा। ये टावर है एक, अभी ये एक टावर है, ठीक है दोस्त, आप बोलोगे जिससे टावर है। अब इस टावर के टॉप पे शाहरुख खान भाई साहब खड़े हैं और आप उनको देखते हो, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों ये टावर है, समझने की कोशिश करेगा। ये टावर, टावर के टॉप पे यहां पर शाहरुख खान खड़ा है और आप उसको यहां से देख रहे हो पॉइंट पी से। कितने डिग्री के एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे आप देखते हो। कितने डिग्री के एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। मैं एक बात जानना चाहूंगा कि आप टावर के नजदीक आओगे तो एलिवेशन एंगल बढ़ेगा कि घटेगा, जवाब दो। आप टावर के नजदीक आओगे तो एलिवेशन एंगल बढ़ेगा कि घटेगा, जल्दी से जवाब दीजिए। जैसे जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट की तरफ नजदीक आते हो,
एलिवेशन एंगल बढ़ता है। और आप किसी ऑब्जेक्ट से दूर की तरफ जाते हो तो ऑब्जेक्ट छोटा होता जाता है ना, एलिवेशन एंगल घटता है। जितने ज्यादा आप नजदीक आओगे एलिवेशन एंगल बढ़ेगा, दूर की तरफ जाओगे तो एलिवेशन एंगल घटेगा। बात समझ में आ गई? अब दोबारा पूछना मत कभी भी। तो पॉइंट पी है, पॉइंट पी से कुछ दूरी आप आगे की तरफ चलते हो, शाहरुख खान आपको साफ साफ नहीं दिखाई दे रहे, तब थोड़ी दूर आगे की तरफ चलते हो, यहां पहुंच जाते हो पॉइंट क्यू पर। अब पॉइंट क्यू से आप शाहरुख खान को देखते हो मेरे प्यारे भाई, तो आपका जो एलिवेशन एंगल है वो अब 60 डिग्री का हो जाता है, 60 डिग्री का। ठीक, तो आपको रिलेशन बताना है लेंथ में। तो ये स्टैंडर्ड डायग्राम है, सभी बच्चों ने देखा होगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, 30, 45, 60 पे ही ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। तो जब भी इस तरीके से आए मेरे प्यारे भी बच्चे क्या करते हैं, आपने 9वीं क्लास में कैसे पढ़ा है, अगर आपने पढ़ा हो तो, वैसे मुझे उम्मीद नहीं कि तुमने 9वीं क्लास में कुछ पढ़ा भी है। आप छोटे ट्राइंगल में 10 लेते हो, फिर बड़े ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाते हो, है ना, एक्स वाई मान के, फिर उनको सॉल्व करते हो, वैसे करते हैं। लेकिन यहां इस प्रकार से नहीं करना, इतना समय नहीं है, यहां खेल होगा रेशियो से। जब भी आपको इस टाइप की चीज दिखाई दे सुना करो, जो मैं बोला करो सुना करो। जब भी इस टाइप की चीज दिखाई दे तो टावर के जो नजदीक वाली ये लेंथ है, टावर के नजदीक वाली ये जो लेंथ है, इसको अपनी मर्जी से 1 यूनिट मान लिया करो कि माना ये लेंथ 1 यूनिट है, माना ये लेंथ 1 यूनिट है, माना ये मैंने अपनी मर्जी से मान लिया कि माना ये जो लेंथ है ये 1 यूनिट है। आप बोलोगे जी सर मैंने इस लेंथ को 1 यूनिट मान लिया, कोई तकलीफ? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है। अब छोटे राइट एंगल को ध्यान से देखो, छोटे राइट एंगल को कल ही समझा दिया था। ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा? 30 डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। अगर 30 डिग्री के सामने एक है, 30 डिग्री के सामने अगर एक है, तो 60 डिग्री के सामने कितना होगा? √3 होगा। बोला √3 होगा। अगर 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट है, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट है, तो 60 डिग्री के सामने कितना होगा? √3 होगा। आप बोलोगे हाँ सर 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होगा, 30, 60, 90 कल ही समझाया था। अब बड़े राइट एंगल को ध्यान से दे जो, बड़े राइट एंगल को, बड़े राइट एंगल को ध्यान से देखो। ये 90 है, ये 30 डिग्री है, तो ये पूरा 60 डिग्री होगा, ये पूरा 60 डिग्री होगा। आप बोलोगे जी सर ये 90 है, ये 30 है, ये पूरा 60 डिग्री होगा, होगा कि नहीं? 60। वह कुछ तो शर्म कर लिया करो दिमाग में करने की। 30 डिग्री के सामने अगर √3 है, 30 डिग्री के सामने √3 है, तो 60 डिग्री के सामने क्या होगा? अगर 30 डिग्री के सामने √3 है, तो 60 डिग्री के सामने क्या होगा? कल ही समझा दिया था। 30, 60, 90 पढ़ के क्यों नहीं आते यार? 30 डिग्री के सामने अगर √3 है, तो 60 डिग्री के सामने क्या होगा? 60 डिग्री के सामने √3 का √3 गुना। 30 डिग्री के सामने अगर गधा है, तो 60 डिग्री के सामने √3 गुना गधा होगा। तो √3 गुणा √3, √3 गुणा √3 कितना आएगा? 3 यूनिट। आप बोलोगे जी सर 3 यूनिट। क्लियर है? ये जो पूरी की पूरी लेंथ है ये आपकी कितनी होगी? 3 यूनिट होगी। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आएगी, घर से पढ़ के आया करो, भैंस बुद्धि हो है। तो ये 3 यूनिट हो गई, ये 1 यूनिट हो गया। तो ये लेंथ कितना बचा? ये लेंथ बचा जी आपका 3 - 1 2 यूनिट। तो ये लेंथ आपका 2 यूनिट बचा, 3 - 1 2 यूनिट। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अब इसमें से मेरे प्यारे भाई आपको कोई भी लेंथ देके कुछ भी पूछ लेगा। अभी सवाल में आपको इसकी लंबाई दे देगा, आपसे ये पूछ लेगा, पीक्यू की लंबाई दे देगा, आपसे ये पूछ लेगा, तो आपके सामने कंप्लीट एक रेशियो पता चल गया। ठीक है स्टूडेंट? यस अमित भाई। तो मुझे लगता है कि आपको ये डायग्राम अच्छी तरीके से समझ में आ गया, तो इस तरीके से आप इसको दिमाग में फिट भी कर सकते हैं। समझ नहीं आया तरुण तो कल का लेक्चर देखो दोबारा से, आप 30, 60, 90 पढ़ो जाके। एक और समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। अभी मेरे दोस्तों ये बिल्डिंग है मेरे दोस्तों, ये बिल्डिंग, इस बार बिल्डिंग पे कौन खड़ा कर देते हैं? बिल्डिंग पे खड़े हैं इस बार भाई, कौन बढ़िया हीरोइन है? करिश्मा कपूर बड़ी पसंद है हमें। ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे मेरे दोस्त हैं करिश्मा कपूर खड़ी है, और आप मेरे दोस्तों करिश्मा कपूर को देख रहे हो। Wait. हम्म,
बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे करिश्मा कपूर खड़ी है, आप करिश्मा कपूर को देख रहे हो यहां से अभी ये पॉइंट पी से। आप बोलोगे जी सर, तो यहां बिल्डिंग पे मेरे दोस्तों हीरोइन खड़ी है मस्त, ठीक, और आप पॉइंट पी से उनको देखते हो 45 डिग्री के एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल पे। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आपको करिश्मा कपूर ठीक से दिखाई नहीं दे रही हैं, तो मेरे प्यारे भाई नैनो को ज्यादा सुख प्राप्त हो इसलिए आप थोड़ी दूर टावर की ओर चलते हो। थोड़ी दूर टावर की ओर चलने के बाद आपका जो एलिवेशन एंगल है, पॉइंट पी से आप चलते हुए पॉइंट क्यू की तरफ आ गए। अब आप करिश्मा कपूर को देखते हो मेरे दोस्तों, तो अब एलिवेशन एंगल है 60 डिग्री का। बात समझ में आई? तो पहले एलिवेशन एंगल 45 डिग्री था, थोड़ी दूर चलने के बाद 60 डिग्री हो गया। क्लियर है? तो मेरे प्यारे भाई आप बोलोगे हाँ जी सर, तो पॉइंट क्यू से 60 डिग्री का है। तो आप मुझे बताओ लेंथ में रेशियो क्या होगा। मैंने क्या समझाया अभी अभी, मैंने क्या बोला था कि जब भी ऐसा सवाल आए, जब भी ऐसा सवाल आए मेरे प्यारे भाई, तो ये टावर की जो नजदीक वाली लेंथ होती है ना, टावर की जो नजदीक वाली लेंथ होती है, हमेशा आप इसको 1 यूनिट मान लो कि माना ये जो लेंथ है 1 यूनिट है, इससे आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। माना ये लेंथ 1 यूनिट है, तो भाई ये एंगल कितने का? ये तो 90 डिग्री है। टावर है ना 90 है, ये 60, ये कितना है 30 डिग्री। अरे भैंस बुद्धि हो, 30 डिग्री है ये। 30 डिग्री के सामने अगर 1 यूनिट है तो 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होगा। बोल मत देना कैसे होगा, खाल खींच लूंगा। 30 डिग्री के सामने अगर 1 यूनिट है तो 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बड़े वाले राइट एंगल को ध्यान से देखो, बड़े वाले राइट एंगल को, ये 90 है, ये 45 है, तो ये पूरा एंगल 45 डिग्री ही बचेगा। 45 डिग्री, 45 45 90 कल बताया था। 45 डिग्री के सामने अगर ये √3 है, 45 डिग्री के सामने अगर ये √3 यूनिट है, तो 45 डिग्री के सामने ये लेंथ भी √3 यूनिट होगी। अरे भाई दो एंगल बराबर है तो दोनों साइड बराबर होंगे। 45 45 डिग्री के सामने की साइड भी बराबर होनी चाहिए। 45 डिग्री के सामने अगर ये √3 है तो 45 डिग्री के सामने ये भी √3 आएगा। तो भाई ये √3 है, ये 1 है, तो ये कितना बचेगा मेरे प्यारे भाई? ये बचेगा √3 - 1 यूनिट। आप बोलोगे जी सर ये √3 - 1 यूनिट है। क्लियर है? तो मेरे दोस्त आपको यहां पे कोई भी लेंथ दे देगा, ये वैल्यू दे देगा, आपसे ये पूछ लेगा, ये वैल्यू दे देगा, आपसे ये पूछ लेगा, तो आपके पास एक कंप्लीट रेशियो पता चल गया। इससे आपको बार बार दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में अलग से ट्रिग्नोमेट्री लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। कितना समय आपका बचेगा? आप चित्र बनाइए और सीधा आंसर लिखिए, बस खत्म। ठीक, आगे चले। एक और है मेरे दोस्तों, बस ये 3 ही डायग्राम है, इसके अलावा और बनते तो और भी है, लेकिन ये सबसे ज्यादा रिपीटेड हैं। जी, फिर से, अब एक टावर है मेरे दोस्तों, टावर। इस बार कौन खड़ा कर देते हैं टावर पे? तुम्हारी फेवरेट खड़ी कर देते हैं। इस बार टावर पर रानू मंडल को खड़ा कर देते हैं। एक टावर है, तो यहां पे हमने रानू मंडल को खड़ा कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो टावर के टॉप पे वो खड़ी हैं, आप उनको देख रहे हो प्यार भरी निगाहों से। कितना? 30 डिग्री के एलिवेशन एंगल पे। आप बोलोगे जी सर 30 डिग्री के एलिवेशन एंगल पे। ठीक। दीदार सही से हुए नहीं, प्यार बहुत ज्यादा था। तब पॉइंट पी से थोड़ी दूर आगे की तरफ चले, यहां पहुंच गए पॉइंट क्यू पर। तो पॉइंट पी से थोड़ी दूर आगे की तरफ चले, यहां पॉइंट क्यू पे पहुंच गए। अब पॉइंट क्यू से फिर से आपने देखा टावर के टॉप पे, तो अभी भी आपको यहां पे चेहरा दिखाई दे रहा खिलता हुआ। कितना? 45 डिग्री के एंगल पे। अब एलिवेशन एंगल कितना हो गया? बदल के 45 डिग्री हो गया। तो आपको यहां पे निकालना है रेशियो। लेंथ में रेशियो क्या होगा? तो मेरे प्यारे भाई जब भी ऐसी दिक्कत फंसे, तो ये टावर के जो नजदीक वाली लेंथ है, इसको आप क्या मान लीजिए? 1 यूनिट मान लीजिए। कि माना ये जो लेंथ है ये 1 यूनिट है, मैंने इस लेंथ को 1 यूनिट मान लिया।
और ये भैया ये क्या है, ये राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, ये 45 है, ये भी 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री के सामने अगर ये 1 यूनिट है तो 45 डिग्री के सामने ये लेंथ भी 1 यूनिट होगी। अभी दो एंगल बराबर तो दो साइड बराबर, आप बोलोगे जी सर ये लेंथ भी 1 यूनिट होगी। ठीक, बहुत बढ़िया। अब बड़े वाले राइट एंगल को ध्यान से देखो, बड़े वाले राइट एंगल में क्या है, स्टूडेंट 30 डिग्री के सामने 1 है, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट है, बच्चा पार्टी 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट है, ये कितना है 60 डिग्री, ये टोटल कितना 60, तो 60 डिग्री के सामने कितना होगा, अगर 30 डिग्री के सामने 1 है तो 60 डिग्री के सामने कितना होगा, तो आपका जवाब होगा सर जी ये √3 यूनिट होगा, √3 यूनिट होगा। तो पूरी लेंथ ये √3 हो गई, पूरी लेंथ √3 ये 1 है, तो कितना बचा, तो आप कहोगे सर √3 - 1 यूनिट बचा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से। तो आपको एक रेशियो पता चले, इससे आपका समय काफी बचेगा। ठीक चलेगा। तो तीनों कंसेप्ट मैंने आपको डिटेल में समझाए है ना। अभी भी कुछ बच्चे कहेंगे सर कंसेप्ट तो बताइए, तो उनको मैं किसको किसको सौंप दूं, रजनीकांत को सौंप दूं उनको मैं। अगला सवाल, इन्हीं पे वे सवाल करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे दोस्तों, कंसेप्ट बहुत स्लोली मैंने बताया है। देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड ऑन द सेम साइड ऑफ इट। एक टावर है तो उस टावर से जमीन के एक की तरफ दो वस्तु हैं और उनके डिप्रेशन एंगल 60 डिग्री और 30 डिग्री। कल का लेक्चर पढ़ के आओ क्या होता है डिप्रेशन एंगल। यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी 400√3 है, 400√3, तो आपसे पूछा है टावर यानी कि मीनार की हाइट क्या है। तो मेरे दोस्तों ये है आपका मीनार, ये मीनार हो गई। ठीक है, मीनार के एक तरफ दो पॉइंट हैं, एक ही तरफ, ये मान लेते 2 पॉइंट पी और क्यू, और इन दोनों पॉइंट के डिप्रेशन एंगल जो है वो 60 डिग्री और 30 डिग्री। डिप्रेशन एंगल का मतलब क्या है कि जैसे मीनार है, यहां पे वस्तु है, डिप्रेशन एंगल होता है एक्चुअली भाई ये एंगल डिप्रेशन होता है, लेकिन ये एंगल भी तो डिप्रेशन ही होगा, अल्टरनेट एंगल। ये थीटा थीटा बराबर नहीं होंगे। आपको दिया ये एंगल है लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस एंगल की जरूरत पड़ती है। तो मीनार के एक ही तरफ है टावर, उसके एक ही तरफ दो पॉइंट है पी और क्यू। ठीक है ना। अगर सवाल में ये मेंशन ना किया जाए कि एक तरफ है कि इधर उधर है, तो आप हमेशा एक ही तरफ मानेंगे। ठीक है दोस्तों। तो इन दोनों के जो डिप्रेशन एंगल है 60 और 30 डिग्री है, तो भाई दूर का एंगल 30 डिग्री होगा, नजदीक का एंगल 60 डिग्री होगा। ठीक, आप बोलोगे जी सर तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, ये लेंथ 1 यूनिट है, इस लेंथ को माना 1 यूनिट है, ये 1 है तो 60 डिग्री के सामने कितना आएगा, 60 डिग्री के सामने आएगा √3। आप बोलोगे जी सर √3। अब इस बड़े राइट एंगल को ध्यान से देखो, 30 डिग्री के सामने √3 है, 30 के सामने √3 है, तो ये है 60, 60 के सामने √3 का भी √3 गुना 3 यूनिट, ये पूरी लेंथ 3 आ जाएगी, पूरी लेंथ 3 आ जाएगी। ये 3 है, ये 1 है, तो ये कितना बचेगा 2 यूनिट। आप बोलोगे हाँ जी सर ये लेंथ 2 यूनिट बचेगा। सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है कि यहां पे दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी 400√3 है, दोनों वस्तुओं के बीच की जो दूरी 400√3 है, दो की जो वैल्यू है 400√3 मीटर दी है, 2 यूनिट की वैल्यू 400√3 मीटर दी है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू है 200√3, 1 यूनिट की वैल्यू 200√3 है, तो √3 यूनिट की वैल्यू क्या है, 200√3 से गुणा करेंगे, √3 गुणा √3 3 गुणा 200 600 मीटर। तो टावर की जो हाइट है वो 600 मीटर आ जाएगा। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर। बताओ इससे आसान सवाल क्या होगा। कितना समय लगेगा, और ऐसा नहीं कि प्री में ही आएंगे, मेंस में भी ये सवाल आएगा और मात्र 5-7 सेकंड में आप कर सकते हो अगर आपको कंसेप्ट पता है तो। आगे करेंगे दोस्तों। अगला सवाल, सवाल आपके सामने है 24 नंबर क्वेश्चन। करो दोस्त फटाफट, बनाएंगे जल्दी से। फ्रॉम ए पॉइंट एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द फुट ऑफ टू टावर्स पी एंड क्यू, the angle of elevation of their tops are 30 degree and 60 degree respectively. The ratio of the height of P to that of Q. दो टावर है भाई P और Q, उनके बीचों बीच एक पॉइंट P है और इस पॉइंट से दोनों टावर के जो एलिवेशन एंगल है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो P और Q की हाइट का रेशियो बताना है। तो भाई ये होगी आपकी जमीन धरातल,
ये होगा बीचों बीच, बीचों बीच है ना, यहां पे। अब दो टावर हैं पी और क्यू मेरे दोस्तों, ये टावर पी हो गया, दो टावर हैं, ये टावर आपका पी हो गया, और स्टूडेंट ये टावर आपका क्यू हो गया। आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया। अब मेरे प्यारे भाई ये जो टावर हैं, मैंने पी को छोटा क्यू को बड़ा क्यों बनाया, कि इन दोनों टावर के बीचों बीच एक बिंदु है, और इस पॉइंट से पी का जो एलिवेशन एंगल है मेरे प्यारे, पी का जो एलिवेशन एंगल है वो छोटा है 30 डिग्री, जबकि टावर क्यू का जो एलिवेशन एंगल है, टावर क्यू का वो बड़ा है मेरे प्यारे भाई, टावर क्यू का जो एलिवेशन एंगल है वो 60 डिग्री है। तो और मेरे दिमाग में पहले ही देख लिया कि पी टावर छोटा होगा क्यू बड़ा होगा। पी और क्यू की हाइट का रेशियो आपको बताना है, जवाब दो दोस्त। 15-75 क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम आता है, राशि करवा तो दिया, एक ही सवाल वही है। तो मेरे दोस्तों राइट एंगल को ध्यान से देखेंगे, छोटे राइट एंगल को, पहले छोटे राइट एंगल को। अगर 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट है तो 60 डिग्री हुआ ना, 60 डिग्री के सामने कितना आएगा, √3 यूनिट। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। भैया ये जो पॉइंट है दोनों टावर्स के बिल्कुल बीचों बीच में था, अगर ये लेंथ √3 है तो ये वाली लेंथ भी √3 होगी कि नहीं, अगर ये लेंथ √3 है तो ये वाली लेंथ भी √3 होगी। आप बोलोगे जी सर। अब ये एंगल कितना का है, 90 डिग्री का। इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ये 60, ये कितना है 30 डिग्री। अगर 30 के सामने √3 है, 30 डिग्री के सामने √3 है, तो 60 के सामने क्या होगा, 60 डिग्री के सामने √3 का भी √3 × 3 यूनिट आएगा। 30 डिग्री के सामने अगर गधा है तो 60 डिग्री के सामने √3 × गधा, तो √3 × 3 3 यूनिट आएगा। तो टावर पी की हाइट अगर 1 है तो क्यू की हाइट कितनी है, 3। तो पी और क्यू की हाइट का रेशियो क्या होगा, 1:3। इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन करेक्ट है। और ये मेंस का सवाल है, विशाल गलत कर दिया बेटा आपने। मैंने आपका काम इतना आसान कर दिया, केवल आपको चित्र बनाना है और आपको आंसर लिखना है, अलग से कुछ करने का पार्ट खत्म, समझे। और आप प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो आप इतने डेवलप हो जाएगा आपका दिमाग कि आप चित्र भी नहीं बनाओगे, आप केवल सवाल पढ़ोगे और आंसर लगाओगे, लेकिन वो चीज प्रैक्टिस से आएगी। ठीक, आगे चलेंगे, अगला सवाल ही बताओ जल्दी से। सवाल नंबर 25 करो फटाफट, समय दे रहा हूं मैं आपको करने का।
क्या आप सवाल कर पाए? बुद्धि है आप में करने की? P and Q are 2 points on the ground on either side of a pole. The angle of elevation of the top of the pole as observed from P and Q are 60 degree and 30 degree respectively. And the distance between them is 84 root 3. What is the height of pole? It is a very basic question कि आपके पास मेरे दोस्तों जैसे खंबा है, तो खंबे के दोनों ओर आधार पर 2 पॉइंट है P और Q। तो मेरे दोस्तों जैसे आपके पास एक खंबा है, समझने की कोशिश करिए, तो खंबे के दोनों ओर लेने हैं। यहां पे साफ साफ लिख दिया। अगर कुछ नहीं लिखता तो आप एक ही ओर लेते। तो खंबे के दोनों ओर 2 पॉइंट है P और Q, और P और Q से खंबे के एलिवेशन 60 और 30 डिग्री है। इस हिसाब से मेरे दोस्तों आपके पॉइंट P और Q होंगे, खंबा है उसके दोनों ओर। पॉइंट P से जो एलिवेशन एंगल है खंबे के टॉप का वो 60 डिग्री है, जबकि इस पॉइंट Q से खंबे के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है बच्चों, वो कितना है? वो आपका 30 डिग्री है। आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आ गई। यदि दोनों पॉइंट P और Q के बीच की दूरी 84 रूट 3 है, तो आपसे पूछा खंबे की हाइट क्या होगी। दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी देखा है। अब आपके सामने दोनों है तो राइट एंगल ट्राइंगल ही है। खंबा सीधा खड़ा होता है, लिख के नहीं देगा कि खंबे को 90 डिग्री पे खड़ा करना। फूफा नहीं लग रहा तुम्हारा एग्जामिनर, खुद से सोचना पड़ता है कुछ। 30 डिग्री के सामने एक होता है, या 60 डिग्री के सामने रूट 3 होता है तो दोनों 30 60 90 ही। 30 डिग्री के सामने एक, 60 डिग्री के सामने रूट 3, तो एक और रूट 3 का एलसीएम रूट 3। मैंने इस लेंथ को रूट 3 मान लिया, मैंने इस लेंथ को रूट 3 मान लिया, अपनी मर्जी से मानूंगा, मर्जी है मेरी, मानूंगा मैं है। तो ये 90 है, ये 60 है, ये कितना होगा? 30 डिग्री होगा। 60 डिग्री के सामने अगर रूट 3 है, 60 डिग्री के सामने रूट 3 है, तो 30 डिग्री के सामने होना चाहिए 1 यूनिट। आप बोलोगे जी सर ये 1 आएगा। अब इस राइट एंगल को ध्यान से देखो। 30 डिग्री के सामने रूट 3 है, 30 डिग्री के सामने रूट 3 है, तो ये 60 डिग्री है। 60 डिग्री के सामने कितना होगा? 60 डिग्री के सामने होगा रूट 3 का रूट 3 गुना, रूट 3 का रूट 3 गुना 3 यूनिट। ये 3 यूनिट आएगा, रूट 3 का रूट 3 गुना 3 यूनिट। क्लियर? तो टोटल लेंथ कितनी आ गई? P और Q के बीच की टोटल दूरी आ गई 1 और 3 4। P और Q के बीच की दूरी आ गई 1 और 3 4। सवाल में P और Q के बीच की दूरी क्या बोली? 84 रूट 3। तो 4 की जो वैल्यू है वो 84 रूट 3 है। कितने गुना है? 1 की वैल्यू आ गई 21 रूट 3, तो 1 की वैल्यू 21 रूट 3 आ गई। रूट 3 की वैल्यू पूछी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू है 21 रूट 3। रूट 3 की वैल्यू होगी 21 रूट 3 का भी रूट 3 गुना, तो 21 × 3 = 63, यानी कि 63 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। टावर की जो हाइट होगी वो 63 मीटर होगी। क्लियर? मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट ही बताइएगा, जल्दी से दिमाग में करो। अब कलम नहीं उठाना इस सवाल को करने के लिए। 120 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है, और 120 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है, उससे दो जहाज के जो डिप्रेशन एंगल हैं ऑन द अपोजिट साइड ऑफ बेस ऑफ लाइट हाउस। हाँ, दो अपोजिट साइड में, एक उधर है एक इधर है, उनके जो है डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री है। जहाजों के बीच की दूरी क्या है? अब ये सवाल बिल्कुल उल्टा है ना? जो ये क्वेश्चन है उसका बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन है। जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, और आपको आंसर अप्रोक्स में बताना। ये अप्रोक्स में उत्तर है, जल्दी से जवाब दीजिए, मैं नहीं बताऊंगा आपको। सचिन, राजीव पूछ रहे हैं सीएचएसएल को क्लियर कैसे करें। बेटा बढ़िया पढ़ो, प्रीवियस ईयर के सवाल लगाओ, रिवीजन करो, मॉक टेस्ट लगाओ, पेपर दे आओ, सीएचएसएल क्लियर। और कोई जड़ी बूटी तो आती नहीं मार्केट में। तुम्हारे मन में आ रहा हो कि यूट्यूब पे जो 1000 स्ट्रेटजी वीडियो पड़ी हुई है हाउ टू क्रैक सीएचएसएल की, उनको देख के सीएचएसएल क्रैक होने वाला है, तो सपने निकाल दो मन से, पढ़ने से होगा। जल्दी जवाब दो।
जी, सी ऑप्शन सही बच्चों का आंसर आ गया 277 मीटर। ठीक है ना, जिसका आंसर ना है वो बैठ कर रो लो, क्योंकि वो किसी काम का है नहीं। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 27। ये बताओ, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस 120 √3 मीटर above the sea level, the angle of depression of a ship sailing towards it changes from 30 degree to 60 degree. The distance traveled by the ship during the period of observation is। बहुत अच्छा सवाल है भाई। लाइट हाउस आप जानते हैं है भाई, लाइट हाउस होते हैं मेरे दोस्तों ऐसे समुद्र के किनारे, अंडमान जाएंगे आप, वहां पे आपको दिखेंगे। ये मेरे प्यारे भाई है आपका लाइट हाउस। यहाँ पे ना लाइट जलती है, उसमें एक आदमी बंदूक लेके खड़ा होता है, तो ऐसे जहाज आ रहा है ना, यहाँ जहाज आ रहा है समुद्र में, तो जहाज का जो डिप्रेशन एंगल है वो, ये जो लाइट हाउस है जमीन से कितनी ऊपर है, जो लाइट हाउस है जमीन से 120 √3 मीटर की हाइट पर है। आप बोलोगे जी सर, तो यहां पे देखा गया कि एक जहाज आ रहा है लाइट हाउस की ओर, उसका जो डिप्रेशन एंगल है वो 30 डिग्री है, वो डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री है। तो डिप्रेशन एंगल क्या होता है जी, यहां से इसको आगे बढ़ाएंगे, ये डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री होता है, ये भी 30 डिग्री होगा। जहाज चूंकि चल रहा है तो कुछ दूरी चलने के बाद डिप्रेशन एंगल 60 डिग्री हो जाता है। सपोज जहाज यहां पे आ गया, पहले जहाज यहां था, अब यहां पे आ गया, अब डिप्रेशन एंगल 60 डिग्री हो गया, तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। आप बोलोगे जी सर, तो आपसे पूछा बताओ कि इस ऑब्जर्वेशन के दौरान, ऑब्जर्वेशन की गई है 30 डिग्री से 60 डिग्री तक बदल गया एंगल, जहाज द्वारा तय की दूरी क्या है, जहाज ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, ये आपसे पूछा गया है। क्लियर? सर मैं अंडमान से हूं, प्रणव कह रहे हैं। अरे वाह भैया, ये 90 डिग्री है, अंडमान में हिंदी बोलते हैं प्रणव, ये 90 है, ये 60 है, 30 डिग्री। आप बोलोगे जी सर, तो मैंने क्या बोला कि इस लेंथ को 1 मान लो, 1, ये लेंथ 1 मान ली। 30 डिग्री के सामने अगर 1 है तो 60 डिग्री के सामने होगा √3। आप बोलोगे जी सर √3। अब बड़े राइट एंगल को, 30 डिग्री के सामने √3 है, 30 के सामने √3 है, तो 60 के सामने कितना आएगा, √3 का √3 गुना 3 यूनिट, ये पूरी लेंथ 3 यूनिट आएगी। तो मेरे दोस्तों फिर ये कितना बचा, ये बचा आपका 3 - 1, ये लेंथ आपकी बची 2 यूनिट। आप बोलोगे जी सर ये लेंथ 2 यूनिट बची। √3 की वैल्यू 120 √3 मीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 120 है। √3 की वैल्यू 120 √3 है, तो 1 यूनिट के लिए 120 मीटर, 1 यूनिट के लिए 120 मीटर है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2 गुणा 120 यानी कि 240 मीटर, 240 मीटर। 240 मीटर इस सवाल का आंसर था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यस उज्जवल, आगे चलेंगे, करो जल्दी से जवाब दीजिएगा। मैं अंडमान घूमने आऊंगा बहुत जल्दी पूरी फैमिली के साथ। अच्छा प्रणव, और कौन है दूर दूर से, कौन कौन है, उड़ीसा से, कर्नाटक से, केरला से, कौन कौन है स्टूडेंट? When the sun's angle of depression changes from 30 डिग्री to 60 डिग्री, जब सूरज का डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री तक बदलता है, तो एक टावर की जो छाया है वो 70 मीटर कम हो जाती है। टावर की ऊंचाई कितनी है? देखिए ये जो एंगल है मेरे प्यारे, ये जो सवाल की जो लैंग्वेज है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हद से ज्यादा महत्वपूर्ण इसकी लैंग्वेज है। भाई जैसे मेरे दोस्ते टावर है, प्यारे भी समझने की कोशिश करेगा, टावर है, और जैसे मेरे दोस्तों आपका यहाँ पे ये निकल रहा है सूरज, तो सूरज की पोजीशन बदलती रहती है। तो जब सूरज का ये डिप्रेशन नहीं, सॉरी यहाँ पे एलिवेशन एंगल आना चाहिए, सॉरी यहाँ पे क्या आना चाहिए, डिप्रेशन की जगह आप एलिवेशन एंगल लिख लीजिएगा, देयर इज अ टाइपिंग मिस्टेक। जब सूरज का एलिवेशन एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री तक बदलता है तो टावर की छाया 70 मीटर कम हो जाती है। भाई पहले सूरज का जो एलिवेशन एंगल था वो 30 डिग्री था, मतलब क्या इस बात का मतलब ये है कि भाई यहां से सूरज की किरण आई और वो जमीन पे इस तरीके से टकराएंगी यहां पे जाके, तो जो जमीन पे वो टकराती हैं तो इस तरीके से 30 डिग्री के एंगल पे टकराती हैं, 30 डिग्री के एंगल पे, तो छाया कितनी लंबी बनेगी? भाई अगर ये आपका पूरा टावर है, ये पूरा आपका टावर है मेरे दोस्तों इतना ऊंचा, तो इस टावर की जो परछाई है वो इतनी लंबी बनेगी, यहां सूरज की किरण टकराई इतनी लंबी छाया बनेगी। आप बोलोगे हाँ जी सर इतनी लंबी छाया बनेगी। अब हुआ क्या,
अब सूरज की पोजीशन मेरे दोस्तों चेंज होगी, दोपहरी पड़ रही है, वो सूरज यहां पे आ गया। अब सूरज की जो किरणें हैं मेरे प्यारे भाई, वो यहां पे ऐसे टकराएंगे मेरे दोस्तों टावर्स, और यहां पे जाके मिलेंगे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो अब यहां पे ये जो एलिवेशन एंगल है सूरज का 60 डिग्री हो गया। तो पहले छाया बन रही थी इतनी लंबी, अब छाया केवल इतनी लंबी बनेगी। तो छाया की लंबाई कितनी कम हो गई? आप बोलोगे सर इतनी लेंथ कम हो गई छाया की। समझ में आया भाई? पहले शेडो कितनी बन रही थी? इतनी लंबी बन रही थी। अब शेडो केवल इतनी लंबी बन रही है, क्योंकि सूरज की किरण, भाई जहां सूरज की किरण टकरा जाएंगी वो इतनी दूरी पर अंधेरा रहेगा ना, इतनी लंबी परछाई बनेगी। तो मेरे दोस्तों इतनी छाया की लंबाई कम होगी परछाई की। ठीक है दोस्त, ये कितना है मेरे प्यारे में? 70 मीटर, 70 मीटर परछाई जो है शैडो की लंबाई कम होगी। आपसे पूछे टावर की हाइट कितना है, समझ गए? असम से हैं, संग तेलंगाना मिर्जापुर से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, कभी पटना में भी आइए। भाई पटना में तो आऊंगा, लेकिन पटना प्रशासन, आऊंगा पटना में, ठीक है। मुंबई से हैं, वाराणसी आऊंगा। प्रयागराज, वैशाली, चलो नवाड़ा से हैं, कोई बात नहीं। तो आपसे पूछा टावर की हाइट, अब स्टूडेंट जवाब दीजिए कैसे करेंगे। तो आप तुरंत समझ गए कि आप इस लेंथ को 1 यूनिट मान लीजिए, कि माना ये जो लेंथ है ये लेंथ 1 यूनिट है, ये 1। तो भाई ये तो 90 डिग्री है ना, ये 30 डिग्री होगा। अगर 30 डिग्री के सामने 1 है, 30 डिग्री के सामने 1 है, तो 60 डिग्री के सामने कितना होगा? √3 होगा। आप बोलोगे जी सर √3। अब बड़े वाले राइट एंगल को ध्यान से देखो, बड़े वाले राइट एंगल को, 30 डिग्री के सामने √3 है, 30 डिग्री के सामने √3 है, तो पूरा कितना आएगा? 60। 60 के सामने कितना आएगा? √3 का √3 गुना 3 यूनिट, ये पूरी लेंथ 3 यूनिट होगी। अरे गधो, 30 डिग्री के सामने √3 है, तो 60 डिग्री के सामने क्या होगा? √3 का √3 गुना 3 यूनिट, ये पूरी लेंथ 3 यूनिट हो जाएगी। 3 यूनिट है, एक है, कितना बचेगा? 2। तो 2 यूनिट के लिए 70 मीटर है, 2 यूनिट के लिए 70 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35। एक की वैल्यू 35 आ गई, आपसे √3 की वैल्यू पूछी है, तो 35 √3 मीटर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, 35 √3 मीटर। अब इस सवाल के जो आंसर है वो काफी दूर दूर है, तो मैं अप्रोक्स कैलकुलेशन कर सकता हूं। 35 इंटू √3 का मतलब होता है 1.732, 1.732। तो 35 की 1.732 में गुणा करनी है आपको। अब बताओ क्या आएगा? देखो मैंने एक फंडा बना रखा है कि 1.73 जो है, 1.732 जो, वो किसके नजदीक है? 3/4 के, सॉरी 7/4 के मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना? ये जो 0.732 है ना मेरे प्यारे, 0.732, ये अप्रोक्स 0.75 है। 0.732 क्या है? अप्रोक्स 0.75 है। 0.75 का मतलब अप्रोक्स 3/4 हम इसको लिख सकते हैं। 0.732 जो है वो अप्रोक्स क्या है? 0.75, और 0.75 मतलब 3/4 हम इसको लिख सकते हैं। तो 35 की 1 में गुणा करेंगे 35 आएगा, और 35 की 3/4 में अलग अलग गुणा करो। 35 की 0.732 में गुणा करेंगे तो 35 का 3/4, 35 को अगर मैं 36 मान लूं तो 4 नाम 36 और ये 27, तो 35 प्लस 27 यानी कि 60, कितना आ जाएगा? 62। तो 62 से हल्का सा मेरे प्यार भी क्या आना चाहिए? कम ही आना चाहिए, क्योंकि 35 को आपने बढ़ा दिया 36 और इसको भी आपने बढ़ा दिया, तो इससे हल्का सा कम, एक ही ऑप्शन है बी, 60.55 मीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 35 की 1 में गुणा करेंगे 35, 35 की फिर 0.732 में गुणा करेंगे अप्रोक्स 27 आएगा। अरे 45 कहां से आ गया? गुणा भी नहीं करनी जानते हो राजीव, हद है। 35 को 36 मान लीजिए, बढ़ा दिया, 0.732 को 0.75 मान लिया, बढ़ा दिया। अब 36 का 3/4 होता है 27, तो ये 27 से कम आना चाहिए था। 35 प्लस 27 62, 62 से हल्का सा ही कम होगा, वो एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है बी। ऐसे आपको कैलकुलेशन करनी है। अगला सवाल देखिएगा, सवाल ये 29 बहुत ही अच्छा सवाल है। द लेंथ ऑफ
shadow of a vertical tower on level ground increases by 8.4 meter when the altitude of the sun changes from 45 degree to 30 degree. What the height of tower? जब सूरज का जो एलिवेशन एंगल है वो 45 डिग्री से बदल के 30 डिग्री होता है, तो जमीन पर एक मीनार की जो छाया है, जो शेडो है, वो कितनी बढ़ जाती है? 8.4 मीटर बढ़ जाती है। तो आपसे पूछा टावर की हाइट कितनी है। बहुत ही बेसिक सवाल है मेरे दोस्तों। जैसे भाई ये मेरे दोस्तों आपका एक टावर है, अब शेडो बन रही है इसकी, सूरज का जो एलिवेशन एंगल है वो 45 डिग्री है मेरे प्यारे भाई। तो ये मीनार है, हमें नहीं पता मीनार कितनी लंबी है, यहां सूरज निकला हुआ है, शेडो इसकी पड़ रही है, तो 45 डिग्री एलिवेशन एंगल है सूरज का। तो शेडो कितनी बन रही होगी? ये शेडो बन रही होगी भाई। यहां आपकी सूरज है, सूरज की किरण ऐसे आ रही है, तो इतनी लंबी शेडो बनेगी ना। अब क्या होता है, सन का एलिवेशन एंगल 45 डिग्री से बदल के 30 डिग्री हो जाता है। तो भैया 45 डिग्री से अगर 30 डिग्री होगा तो शेडो की लंबाई बढ़ जाएगी ना। अभी मेरे दोस्तों अब सूरज का जो एलिवेशन एंगल है वो 30 डिग्री हो गया। पहले शेडो कितनी लंबी बन रही थी? इतनी लंबी। अब शेडो इतनी लंबी बनेगी, तो शेडो की लंबाई कितनी बढ़ेगी? तो आप कहोगे सर 8.4 मीटर शेडो की लंबाई बढ़ चुकी है। आप बोलोगे हाँ जी। आपसे पूछा टावर की हाइट कितना है, क्या नहीं कर सकते? इस सवाल उड़ उड़ के करना पड़ेगा भाई। इस लेंथ को मैं 1 यूनिट मान लेता हूं कि माना ये लेंथ 1 है, तो ये भी 1 होगी ना, ये भी 1 होगी। 45 डिग्री के सामने 1 है तो ये भी 1 होगा। बड़े राइट एंगल को देखो, 30 डिग्री के सामने 1 है, 30 डिग्री के सामने 1 है, तो ये पूरा 60 है। 60 डिग्री के सामने होगा √3 यूनिट, 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होगा। ये √3 ये 1 है, तो कितना बचेगा? √3 माइनस 1 यूनिट। आप बोलोगे जी सर ये √3 माइनस 1 यूनिट होगा, पूरा √3 ये 1 है, कितना बचेगा? √3 माइनस 1 यूनिट। तो √3 माइनस 1 यूनिट की वैल्यू 8.4 मीटर है। √3 माइनस 1 यूनिट की वैल्यू 8.4 मीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1 यूनिट की वैल्यू होगी 8.4 अपॉन √3 - 1। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये आपके टावर की हाइट आ जाएगी। अब इसका रेशनलाइजेशन परिवेकरण आपको करना है, तो ऊपर नीचे √3 + 1 से गुणा करेंगे, √3 + 1 से। नीचे √3 - 1, √3 + 1 2 बचेगा। अभी 2 से 8.4 को काटेंगे, 4.2 बाहर जाएगा, तो 4.2 इंटू √3 + 1, 4.2 इंटू √3 + 1, यानी कि डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर बनेगा। ए ऑप्शन नहीं है बेटा, डी ऑप्शन है। कभी तो कुछ सही बता दिया करो। रैशनलाइजेशन करने के लिए ऊपर नीचे √3 + 1 से गुणा होगी। आगे चलें दोस्तों, अगला सवाल है सवाल 29 था मेरे प्यारे भाई। अपन लोग लेंगे सवाल नंबर है यहां पर 30। ये बताओ जल्दी से। अब इसका आंसर आप ही मुझे बताओगे, मैं तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा। आप ही मुझे जवाब करके बताओ। नहीं बेटा, हाइपोटेनस क्यों पूछेगा? हाइपोटेनस नहीं पूछता। उस लेंथ का मतलब क्या है फिजिकल लाइफ में?
आ गया? ए ऑप्शन सभी स्टूडेंट का आंसर आएगा 32.94। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे डायग्राम को थोड़ा सा चेंज किया गया है। अगला सवाल करेंगे मेरे दोस्तों, जल्दी जल्दी करेंगे। सवाल नंबर 30 था ये, अपन लोग लेंगे 31 नंबर जी, इसको करेंगे। यस, बोला है ए और बी एक दीवार के एक ही तरफ खड़े हैं और ये पाते हैं कि दीवार के टॉप के एलिवेशन एंगल 45 और 60 डिग्री है। दीवार की हाइट 50 मीटर है, तो आपसे पूछा है ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। तो ये मेरे दोस्तों एक दीवार है, सवाल के अकॉर्डिंग दीवार की हाइट है कितनी, तो दीवार की जो हाइट है वो 50 मीटर है। आप बोलोगे जी सर, तो दीवार के एक ही तरफ मेरे प्यारे भाई, यहां पे एक ही तरफ दो पॉइंट है ए और बी, एक ही तरफ दो पॉइंट है ए और बी, और उनसे दीवार के टॉप के एलिवेशन एंगल 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मेरे प्यारे भाई यहां से ये दो पॉइंट हो गए ए और बी, यहां से एलिवेशन एंगल 45 और 60 डिग्री, तो ये जो है 60 डिग्री का होगा, और मेरे प्यारे भाई ये जो है आपका 45 डिग्री का होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई है। ए और बी के बीच की दूरी आपको बतानी नहीं कर सकते, अभी 90 डिग्री है ये लेंथ, तो ये इसको 1 मान लेंगे, माना 1 है तो 60 डिग्री के सामने √3 बच्चों। आप बोलोगे जी सर, अब 45 डिग्री के सामने लेंथ √3 है, तो 45 डिग्री के सामने ये भी √3 होगा ना, 45 डिग्री के सामने ये भी √3 होगा, ये 1 है, तो कितना बचेगा, तो आपका जवाब होगा सर ये √3 - 1 यूनिट बचेगा। बोलो 45 डिग्री के सामने √3 है, तो 45 के सामने ये भी √3 होगा, तो कितना बचेगा, √3 - 1। अब √3 की वैल्यू 50 मीटर है प्यारे भाई, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, एक यूनिट की वैल्यू होगी 50/√3, यही होगी। और आपसे पूछा है √3 - 1 यूनिट की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई बाय √3 - 1, ये आ गया मीटर, ये आंसर है। √3 की वैल्यू 50 मीटर है, तो एक की वैल्यू 50/√3, तो √3 - 1 की वैल्यू पूछे तो मल्टीप्लाई बाय √3 - 1, क्योंकि सवाल के जो है आंसर काफी दूर दूर है मेरे दोस्तों, तो हम इसको अप्रोक्स में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब बताओ √3 - 1 क्या होता है। √3 - 1 तो अप्रोक्स होता है 0.732। अब 50 को जब √3 से डिवाइड करेंगे, 50 √3 क्या होता है, √3 होता है 1.732 है भाई। अगर 17×3 = 51 होता मेरे प्यारे भाई, अगर यहाँ पे 50 की जगह 51 होता तो लगभग लगभग 30 बार जाता, अप्रोक्स 30 बार जाता। क्योंकि मेरे दोस्तों ये 50 है ना, कम हो गया मेरी वैल्यू, यहां ज्यादा हो गई है, तो यानी कि लगभग लगभग 30 बार ही जाएगा, ये 30 बार ही तो जाएगा ना, अप्रोक्स 30 टाइम्स ही जाएगा। तो 30 की 0.732 में गुणा करेंगे तो 21, तो 21 के नजदीक आएगा मेरे प्यारे भाई। एक ही ऑप्शन आंसर है बी, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप कैसे करते हैं। अगला सवाल देखिएगा, सवाल है आपके सामने यहां पर लास्ट 32 नंबर, ये करो जल्दी से, बनाओ। 2 पॉइंट्स ए और बी वो ग्राउंड पे हैं और अपोजिट साइड हैं टावर के, ठीक है। ए इज क्लोजर टू फुट ऑफ द टावर बाय 42 मीटर देन बी, ये मेंस का पूछा सवाल है। दो पॉइंट है ए और बी, वो जो ग्राउंड पे हैं और टावर के अपोजिट साइड में। ए जो है वो बी से, ए इज क्लोजर टू फुट ऑफ टावर बाय 42 मीटर देन बी, ए जो है वो बी की तुलना में टावर के 42 मीटर ज्यादा नजदीक है। मतलब बी जितना दूर है ना टावर से, ए उससे 42 मीटर कम दूरी पर है। दी एलिवेशन एंगल जो है टावर के ए और बी से ऑब्जर्व करने पर वो 60 और 45 डिग्री है। तो आपसे पूछे टावर की हाइट क्या है, क्लोजेस्ट अप्रोक्स टावर की ऊंचाई कितनी है। तो मेरे दोस्तों जैसे आपका टावर है, ये हो गया जी टावर। अब यहां पे टावर के दोनों ही तरफ मेरे दोस्तों दो पॉइंट दिए हुए ए और बी, ए और बी। तो इस सवाल में साफ साफ बोला गया कि दोनों जो वो हैं वो विपरीत भुजा साइड्स में हैं, ए और बी। अब बोला क्या है, बोला ये है ए और बी से टावर के टॉप के जो एलिवेशन एंगल है 60 और 45 डिग्री है। तो टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल ए से 60 डिग्री है और बी से कितना है, ये आपका बी से 45 डिग्री है, 45 डिग्री। ठीक, अब सुनने वाली बात है कि ये जो पॉइंट ए है ये टावर से बी की तुलना में 42 मीटर जो है वो कम दूरी पर है। ठीक है, 42 मीटर अधिक नजदीक है ए टावर से बी की कंपैरिजन में।
टावर की ऊंचाई आपसे पूछे लगभग। तो दो अलग अलग ट्राइंगल हैं, दोनों ही राइट एंगल हैं बच्चों। भाई 45 डिग्री के सामने अगर 1 है तो 60 डिग्री के सामने आता है √3। तो मुझे 1 लेना है, 60 डिग्री के सामने √3 लेना है। तो क्यों ना 1 और √3 का एलसीएम √3 ले लिया जाए। तो भैया मैंने इस लेंथ को √3 मान लिया कि माना ये लेंथ √3 है। अगर 60 डिग्री के सामने √3 है तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 30 डिग्री के सामने कितनी लेंथ हो जाएगी, 1। अगर 45 डिग्री के सामने ये लेंथ √3 है तो ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बताओ ये जो पॉइंट ए है टावर से कितनी दूरी पर है, 1 यूनिट की दूरी पर है। ये जो पॉइंट बी है ये टावर से कितनी दूरी पर है, √3 यूनिट की दूरी पर है। तो मेरे प्यार भी पॉइंट ए जो है पॉइंट बी के कंपैरिजन में टावर से 42 मीटर ज्यादा नजदीक है। तो पॉइंट बी की टावर से दूरी है √3, जबकि पॉइंट ए की टावर से दूरी है 1। और इन दोनों का डिफरेंस ही सवाल में आपको 42 मीटर दे रखा है, 42 मीटर इन दोनों का डिफरेंस है ना। पॉइंट बी की टावर से दूरी कितनी, √3, जबकि पॉइंट ए की टावर से दूरी है 1। इन दोनों का डिफरेंस 42 मीटर है। तो √3 - 1 की वैल्यू 42 मीटर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 42/√3 - 1। आपसे टावर की हाइट पूछे, यानी कि टावर की हाइट √3 यूनिट की वैल्यू पूछी है। तो √3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्त यहां से मल्टीप्लाई बाय √3, ये आ जाएगा। सवाल में एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके पूछ रहा है तो यहां पे आपको अप्रोक्स लेना पड़ेगा। रेशनलाइजेशन करेंगे भाई, √3 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 + 1 से। √3 - 1 √3 + 1 2 हो जाएगा, 2 से 42 जाएगा 21 बार, 21 बार जाएगा है ना। √3 + 1 से जब मल्टीप्लाई करोगे √3 + 1 से, तो √3 की जब √3 + 1 में गुणा होगी तो 3 + √3 आएगा, 3 + √3। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये आएगा। बोलो, √3 की जब √3 + 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + √3। अब बताओ मेरे दोस्तों, √3 कितना होता है, √3 होता है 1.732, 1.732 और 3 ये 4.732 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो 21 चौक 84, 84 प्लस है ना, 84 से तो बड़ा आएगा है ना, और 10.5 बड़ा होगा मेरे दोस्तों, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते कभी। अब बी ऑप्शन देखना है और डी देखना है भी। तो 21 सत्ते 147 होता है मेरे दोस्तों, यानी कि 14.7 बी से बड़ा ही आएगा। तो डी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। भाई अगर 21 की 7 में भी गुणा करूं 0.7 में तो 21 सत्ते 147 होता है 14.7। तो 14.7 तो बड़ा ही आएगा ना, लगभग 15 पहुंच जाएगा क्योंकि 0.732 है। तो 84 + 15 99। तो 99 से बड़ा ऑप्शन एक ही दिखाई दे रहा अपन को, डी। दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। बहुत ही बेहतरीन सवाल था विशाल, कम से कम गुणा तो आप ठीक से कर लो। तो मुझे लगता है कि आपको यह बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है प्यारे भाई। आज